गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया था, दर्शन और शिक्षा का संबंध, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरह से शिक्षा दर्शन पर आश्रित है और किस तरह से दर्शन शिक्षा पर आश्रित है। इसके बाद हमने उसी के अंतर्गत ये पढ़ना शुरू किया था कि किस तरह से दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अलग अलग पॉइंट्स पढ़े थे। जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट था फिलॉसफी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय। तो हम लोगों ने जैसे आपस में चर्चा की थी, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग दर्शन में शिक्षा का संप्रत्यय बदल जाता है। जैसे एक बार देख लेते हैं। जैसे आदर्शवाद में शिक्षा को एक आध्यात्मिक क्रिया माना गया है, प्रकृतिवाद में प्राकृतिक क्रिया माना गया है, समाजवाद या प्रयोजनवाद में सामाजिक क्रिया माना गया है। यानी जैसा दर्शन होता है उसके हिसाब से शिक्षा का संप्रत्यय बदल जाता है। इसके बाद हमने अगला पॉइंट पढ़ा था फिलॉसफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। तो आप ये देखोगे कि अलग अलग दर्शन के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य भी बदल जाते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि दर्शन और पाठ्यक्रम। दर्शन और पाठ्यक्रम, तो जैसा दर्शन होता है वैसा शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, वैसा ही पाठ्यक्रम होता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि दर्शन और शिक्षण विधियाँ, तो जैसा पाठ्यक्रम होता है वैसी ही शिक्षण विधियाँ होती हैं। साहित्यिक विषयों को पढ़ाने के लिए अलग शिक्षण विधियाँ होती हैं, वैज्ञानिक विषयों को पढ़ाने के लिए अलग शिक्षण विधियाँ होती हैं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, यहाँ तक आप सब लोगों को कोई समस्या नहीं हुई होगी समझने में। फिर भी अगर किसी छात्र को कोई समस्या हो तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद आगे शुरू करते हैं दर्शन और अनुशासन। तो अब हम आज की क्लास यहीं पर शुरू करते हैं कि किस तरह से दर्शन अनुशासन के स्वरूप को भी निर्धारित करता है। जैसे कि हमने कई तरह का अनुशासन सुना है, जैसा प्रभावात्मक अनुशासन, स्वानुशासन, सामाजिक अनुशासन, प्राकृतिक अनुशासन, दंडात्मक अनुशासन। कुल मिला के अलग अलग तरह का हम लोगों ने अनुशासन सुना है। तो कभी ये विचार नहीं किया कि ये जो अलग अलग तरह का अनुशासन है, ये दरअसल ये आ कैसे जाता है। तो इसके निर्धारण में भी अगर देखा जाए तो दर्शन की अहम भूमिका होती है। जैसे अलग अलग कालों में हम देखेंगे तो दर्शन का मतलब शिक्षा में अनुशासन का जो स्वरूप है वो अलग अलग दिखता है। जैसे प्राचीन समय में अगर हम देखें, जैसे जब आदर्शवादी समाज था तो गुरुकुल प्रणाली थी हमारे भारत की अगर बात करें, तो उसमें आप ये देखो तो प्रभावात्मक अनुशासन की बात होती है। सबसे पहले प्रभावात्मक अनुशासन की, कि जो बच्चा है वो अपने से बड़ों और ख़ासकर से अपने गुरुओं का जो आचरण है उसको देखे, उससे प्रभावित हो और उसका अनुकरण करे और उसको अपने जीवन में लागू करे। मतलब अपने से बड़ों से प्रभावित होकर जो हम आचरण करते हैं उसे प्रभावात्मक अनुशासन, मतलब उन्हीं के जैसे बनने का प्रयास करते हैं, उन्हें वो हम एक तरह से प्रभावात्मक अनुशासन कहते हैं। और उसकी प्रक्रिया शुरू होती है अनुकरण से। अगर हम ये भी देखें, अगर हम इसको चलो दर्शन से हटा के हम मनोविज्ञान की बात करें, वैसे तो मनोविज्ञान भी दर्शन की ही एक शाखा है, दर्शन से ही उत्पत्ति हुई है मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान भी ये मानता है कि जो बालक की शुरुआत होती है सीखने की, वो कहाँ से होती है? अनुकरण से। वो अपने से बड़ों को जो क्रियाएं करते देखता है वो उन्हीं का अनुकरण करता है, बिना सोचे समझे वो उन्हीं का अनुकरण करता है, चाहे वो अच्छी आदतें हों चाहे बुरी आदतें हों, क्योंकि उसे सही गलत का विभेदीकरण करने की क्षमता नहीं होती। क्या सही है और क्या गलत है इसका विभेदीकरण करने की मानसिक योग्यताएं नहीं होती तब बच्चे में। वो अपने से बड़ों को जो करते हुए देखता है वही वो करने लगता है। लेकिन जैसे जैसे, यानी अपने से बड़ों से प्रभावित होकर उसने उसका अनुकरण किया, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, उसमें बुद्धि और विवेक बढ़ता है, वैसे वैसे वो स्वानुशासित या आत्मानुशासित होता जाता है। क्यों? क्योंकि पहले उसे
उस जो आचरण को अपना रहा है, उस आचरण को अपनाने में वो तर्क वितर्क नहीं करता, वो अपने से बड़ों को जो कार्य करते देखता है उसको ही वो अपना लेता है। उसमें ऐसी मानसिक क्षमताएं नहीं होती कि वो ये उसके अंदर इतना विवेक नहीं होता कि वो उन चीज़ों का विभेदीकरण कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है उसकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती हैं, ज्ञान बढ़ता है, तो ज्ञान के साथ साथ विवेक बढ़ता है। और विवेक क्या होता है, सही गलत की पहचान करने में की योग्यता एक तरह से। तो वो बड़ा होता है जब बच्चा, तो वो अनुकरण करके नहीं बल्कि स्वयं के विवेक से आत्मानुशासित और स्वानुशासित होता है। मतलब खुद से, मतलब उसे खुद पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत, उसके आधार पर वो खुद अपने आप को अनुशासित करता है। तो अगर हम ये देखें तो देखें तो इसका भी निर्धारण दर्शन के आधार पर होता है। यानी प्राचीन समय में जब आदर्शवादी समाज था तो अनुशासन का स्वरूप था प्रभावात्मक अनुशासन और आत्मानुशासन, जिसमें पहले शुरुआत होती है प्रभावात्मक अनुशासन से, क्योंकि छात्र अपने गुरु के आचरण को देखता था और चूंकि गुरु का आचरण इतना उच्च होता था उससे प्रभावित होकर छात्र उन्हीं के जैसे बनने का प्रयास करता था। फिर जैसे जैसे वो और बड़ा होता था, उसकी और क्षमताएं बढ़ती थी, वैसे वैसे वो आत्मानुशासित होता जाता था। तो आपने देखा कि आदर्शवाद में किस तरह से दर्शन ही निर्धारण कर रहा है अनुशासन के स्वरूप का। फिर इसके बाद दूसरा प्रमुख जो हम दर्शन देखते हैं वो है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद जो दर्शन है वो ये कहता है कि मतलब प्रकृति बच्चे को खुद नियंत्रित कर लेगी। यानी प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन की बात की है, प्राकृतिक अनुशासन की बात की है उन्होंने कहा है कि हमें बालक पर सामाजिक बंदिशें नहीं लागू करनी चाहिए कि मतलब ये सही है, ये गलत है, ऐसा है, वैसा है, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि हमें बालक को स्वतंत्र रूप से क्रियाएं करने के अवसर देने चाहिए। बालक क्रियाएं करेगा, अगर वो अच्छी क्रियाएं करेगा तो प्रकृति उसे पुरस्कार प्रदान करेगी, और अगर वो कोई गलत क्रिया करेगा तो प्रकृति उसे दंडित करेगी। तो अगर हम ये देखें तो प्रकृतिवाद ये प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन की बात करता है। हाँ, इसके कुछ मतलब नकारात्मक पक्ष हैं। जैसे अगर हम ये देखें कि अगर हम इस विचारधारा को माने और ये माने कि प्रकृति बालक को खुद नियंत्रित करेगी उसकी सही और गलत जो गतिविधियां हैं उसके आधार पर, लेकिन ये थोड़ा सा देखने वाली बात है कि प्राकृतिक परिणामों द्वारा जो अनुशासन होता है कई बार उसमें प्रकृति ये विभेदीकरण नहीं कर पाती है कि किसी बालक ने कोई क्रिया जानबूझकर की है या अनजाने में की है। इसको जैसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे अगर हम ये देखें तो हम ये कहेंगे कि बालक अगर कोई बदमाशी करेगा तो प्रकृति उसे दंडित करेगी, लेकिन अनुशासन का उद्देश्य बालक की जीवन लीला समाप्त करना नहीं है या उसे सबक सिखाना नहीं है, बल्कि उसका स्वरूप होता है सुधारात्मक। यानी उसे इतना दंड दिया जाए जिससे वो सही दिशा में आ जाए, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक परिणामों द्वारा जो अनुशासन है वो एक तरह से कई बार ऐसा हो सकता है जिसमें बालक की जीवन लीला ही समाप्त हो सकती है। जैसे कल्पना करिए कि जैसे कोई बालक है और वो छत में घूम रहा है, ठीक है, और छत में रेलिंग नहीं है और वो चलते 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 और रेलिंग से नीचे गिर जाए, तब तो ये दोबारा सीखने का उसे अवसर ही नहीं मिलेगा ना कि हमें रेलिंग में की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसे तो ये दोबारा सीखने का अवसर ही नहीं मिलेगा। या आप देखते हो कि जैसे ये बिजली का स्विच है, उसमें अगर वो उंगली डाल दे और उसे करंट लग जाए या उससे उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसे दोबारा सीखने का अवसर ही नहीं मिलेगा कि हमें इस स्विच में उंगली नहीं डालनी चाहिए। या वो कोई गर्म चीज़ छू ले या अपने ऊपर गिरा ले तो दोबारा उसे सीखने का अवसर नहीं मिलेगा। भाई छोटी छोटी क्रियाएं तो समझ जाएगा, मान लीजिए कि उससे समझ में जाएगा कि हमें ये क्रिया करनी चाहिए, ये क्रिया नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी दंड दे सकती है प्रकृति, क्योंकि प्रकृति के पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि ये वही क्रिया कोई बड़ा कर रहा है तो भी वही दंड है, वही क्रिया कोई अबोध बालक कर रहा है तो भी वही दंड है, क्योंकि प्रकृति ये विभेदीकरण नहीं कर पाती है। तो प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन बेशक प्रकृतिवाद ने कहा है, लेकिन ये अगर देखा जाए तो कुछ हद तक मतलब कह सकते हैं कि ये कम सही है। लेकिन फिर भी या इससे ये सिद्ध होता है कि जैसा दर्शन होता है वैसा ही अनुशासन का स्वरूप भी होता है।
फिर इसके बाद आते हैं तीसरा जो प्रमुख दर्शन है प्रयोजनवादी दर्शन, जो वर्तमान समय में लगभग सारे विश्व में यही चल रहा है, प्रयोजनवादी दर्शन। तो आप ये देखो कि प्रयोजनवादी दर्शन सामाजिक अनुशासन की बात करता है, यानी वो ये मानता है कि बालक को हमें स्वतंत्र रूप से सामाजिक क्रियाएं करने का अवसर देना चाहिए, और बालक जितना ज़्यादा सामाजिक क्रियाएं करेगा उतना ज़्यादा वो जिम्मेदार होगा, उतना ही ज़्यादा वो अपने आप को समाज का अभिन्न अंग मानेगा, और उतना ही ज़्यादा वो गैर अनुशासित हो उतना ही ज़्यादा अनुशासित होगा और अनुशासनहीनता वो छोड़ देगा। जैसे इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि हमने देखा है कि जैसे किसी भी तरह की कोई सामाजिक क्रिया हो रही होती है, हम कह लें कि जैसे रामलीला है या कोई शादी ब्याह है, कुछ भी ऐसा हो रहा होता है, तो हमने देखा है कि पास पड़ोस के, या जैसे कह लें कोई भंडारा हो रहा है या कोई जागरण वगैरह हो रहा है, कुछ भी ऐसा क्रिया हो रही है, तो हम देखते हैं कि जो आसपास के सारे मोहल्ले के बच्चे होते हैं वो सब वहीं पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि वहाँ की चहल पहल, लाइट, संगीत, ये सारा सब उन्हें आकर्षित करता है, और वो वहाँ आके वो उछल कूद करते हैं। हमको ये लगता है, बड़े होने के नाते हमें लगता है कि ये आके यहाँ अव्यवस्था फैला रहे हैं, लेकिन दरअसल वो अव्यवस्था नहीं फैला रहे, उनको वो चाहते हैं कि उन्हें भी कुछ जिम्मेदारी दी जाए। और हम ये देखते हैं कि हम उन बच्चों को चाहे कितना भी डांट कर या समझा कर उन्हें वहाँ से दूर करने का प्रयास करें, लेकिन अगर हम एक तरफ से भगाएंगे तो दूसरी तरफ से फिर घूम के आ जाते हैं और फिर वही उछल कूद वो करने लगते हैं। तो हमें ये लगता है कि वो अनुशासनहीनता कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों को जब हम कोई जिम्मेदारी दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कल्पना करिए कि भंडारा चल रहा है, ठीक है, और भंडारा में हम उन्हीं बच्चों को ये जिम्मेदारी दे दें कि आपको केवल पानी की व्यवस्था देखनी है, मतलब पानी ना कम होने पाए, पानी सबको गिलास में भर भर के आपको देते रहना है। तो आप ये देखोगे कि वही बच्चे बड़ों से भी ज़्यादा जिम्मेदारी से वो कार्य निभाते हैं, और जो अभी तक वो जो उछल कूद की क्रियाएं कर रहे थे या अनुशासनहीनता जिसको हम समझ रहे थे, वही बच्चे इतनी सीरियसली उस कार्य को करते हैं, बड़ों से भी ज़्यादा सीरियसली उस कार्य को करने लगते हैं, और इस तरह से उनका जो व्यवहार है वो अनुशासित हो जाता है। तो इस तरह से प्रयोजनवादियों ने कहा कि सामाजिक अनुशासन ही बेस्ट है, यानी हमें सामाजिक क्रियाओं में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे मनोविज्ञान में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा है कि जब बालक उत्तर शैशवावस्था में होता है और बाल्यावस्था में होता है, तो वो अपने जो घर के बड़े सदस्य हैं उनका सहयोग करने का प्रयास करता है। जैसे कि माँ किचन में खाना बना रही होती है, तो छोटे बच्चे उनका सहयोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका तरीका अपना ही होता है। लेकिन जैसे माँ उन्हें डांट कर या समझा के बाहर भेजती है तो फिर थोड़ी देर में किचन में आ जाते हैं। लेकिन उन्हीं बच्चों को अगर हम कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी दे देते हैं, तो वही बच्चे वो जो हमें अभी तक लग रहा था कि वो अनुशासनहीनता कर रहे हैं, वो क्रिया न करके बहुत जिम्मेदारी से वो कार्य करने लगते हैं। तो प्रयोजनवादियों का कहना है कि हमें बच्चों को सामाजिक जिम्मेदारियां देनी चाहिए, क्रियाएं करने का अवसर देना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो अनुशासित होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि दर्शन अनुशासन के स्वरूप को भी निर्धारित करता है, और अनुशासन भी कई तरह का होता है, जैसे प्रभावात्मक अनुशासन, स्वानुशासन, आत्मानुशासन, सामाजिक अनुशासन, प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन और दंडात्मक अनुशासन। हाँ, ये बात अलग है कि हर दर्शन में, हम जितने भी दर्शन पढ़ते हैं, किसी भी दर्शन में बालक को दंडात्मक अनुशासन देने की बात मतलब अधिकांश दार्शनिकों ने नहीं कही है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो दंडात्मक अनुशासन होता है वो उससे शिक्षक और छात्र दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें इसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा और तरह का अनुशासन प्रयोग करना चाहिए, दंडात्मक अनुशासन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे दर्शन तथा शिक्षक और छात्रों का आपस में जो संबंध है, और इसके अलावा दर्शन और विद्यालय, ये अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।